आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर घरे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम अपने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन हम आपको जनरल स्टडीज का एक लेक्चर उपलब्ध कराएंगे और इसके जो पीडीएफ नोट्स रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने टारगेट बनाया है कि हम 1 से 1.25 साल के अंदर जनरल स्टडीज के लगभग सभी टॉपिक्स यूट्यूब पर सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराएंगे जिनका लेवल एमपीपीएससी व यूपीएससी के समकक्ष का होगा, जिसके तहत ऐसे सभी अभ्यर्थी जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वे भी उसका लाभ ले पाएंगे। एक लंबे समय तक मैं ऑनलाइन के क्षेत्र से दूर रहा। आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अभ्यर्थियों के आग्रह करने पर मैंने भी अपने शेड्यूल से समय निकाला और कहना चाहिए आपके लिए ये लेक्चर्स उपलब्ध कराए हैं या करा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, वक्त तुम्हारा है, चाहे तो सोना बना लो या चाहो तो सोने में गुजार दो। उनके ये शब्द मेरे हृदय में घर कर गए और रात में ये जो समय मेरे पास बचता है उसमें मैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ये लेक्चर शूट करता हूँ। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन समय अभाव के कारण ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। अपन अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। मैं इतना और कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर दीजिए, डाउट लिख दीजिएगा और मैं उस डाउट का जल्द से जल्द समाधान करूँगा। तो एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हम शुरुआत करते हैं राजा राम मोहन रॉय एवं उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से। राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक आदि उपाधियों से नवाजा गया है, इनका जन्म 22 मई वर्ष 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी उपाधियां हैं राजा राम मोहन रॉय के पास। आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक आदि उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, क्यों दी गई हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन होता जाएगा और आप समझते जाएंगे कि इन्हें इतनी महान उपाधियों से क्यों नवाजा गया है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में। किस वर्ष? 1772 को। इनके पिता, ऑब्वियसली उस समय अंग्रेजों का शासन काल था, इसलिए इनके पिता श्री रमाकांत जी बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे। नवाबी शासन पद्धति थी और कुछ क्षेत्र में अंग्रेजों का भी शासन था और उन्हीं के यहाँ मतलब नवाबी शासन काल में ही राम मोहन रॉय को राय राया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। इन उपाधियों के बारे में आपको ध्यान से समझना है। अब क्यों कहा गया, इनको इतनी सारी उपाधियों से क्यों नवाजा गया? चलिए हम शुरुआत करते हैं इनके द्वारा किए गए कार्यों की। तो राजा राम मोहन रॉय की शिक्षा प्रायः पटना और वाराणसी में हुई।
क्योंकि उस समय ये शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। राजा राम मोहन रॉय स्वयं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता है विद्वानी, ठीक है। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी एवं हिब्रू समेत लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही और इन्होंने वर्ष 1809 में फारसी भाषा में तोहफत उल मुबाहिदीन अर्थात एक ईश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया। कुछ ना कुछ परिस्थितियां विद्यमान होती हैं जिससे व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी विषय के बारे में नए प्रकार के थॉट्स या नई प्रकार की विचारधारा आती है, ठीक है। तो इनके दिमाग में जब ये 16 वर्ष के थे तो विचारधारा आई कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। ऑब्वियसली इस्लामी शासन का दौर था, ठीक है। तो कहना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस्लामी शासन पद्धतियों को देखा है, इस्लामी कल्चर को देखा है, तो उसके दिमाग में ये विचारधारा तो आ ही सकती है कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। उसी के संबंध में इन्होंने अवलोकन किए, एक किताब लिखी फारसी भाषा में 1809 में तोहफत उल मुबाहिदीन अर्थात एक ईश्वरवादियों का उपहार, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कई वर्षों तक वे घर से दूर रहे और विभिन्न स्थानों की यात्रा की और इसी एवज में वे नेपाल भी गए, जहां इन्हें बौद्ध दर्शन का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हुआ। 1803 में इनके पिता श्री रमाकांत राय का देहांत हो गया। उसके पश्चात इन्होंने कंपनी के एक अधिकारी जॉन डिग्बी के यहाँ दीवानी का कार्य किया। दीवान बने का मतलब होता है इन्होंने राजस्व शासन पद्धति को संभाला और वर्ष 1814 तक इन्होंने जॉन डिग्बी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, उनके यहाँ दीवान के पद पर कार्य किया। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो मैंने पहले आपको बताया उपाधियों के बारे में, उसके बाद एक अच्छे उच्च कोटि के विद्वान थे, 12 के लगभग भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने जो शुरुआत की थी कहना चाहिए सुधारों की, उसमें पहला मुद्दा जो इन्होंने उठाया था वो मूर्ति पूजा का था और मूर्ति पूजा का खंडन इन्होंने अपनी किताब तोहफत उल मुबाहिदीन में किया था। फिर पिता रमाकांत का देहांत हुआ तो कहना चाहिए कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉन डिग्बी के यहाँ 1814 तक दीवान के पद पर कार्य किया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इनके सामाजिक कार्यों के बारे में और अध्ययन करते हैं। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस चीज पर फोकस करना, क्या स्थापित किया था इन्होंने? आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें इनका साथ द्वारिका नाथ ठाकुर ने भी दिया था। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो मूर्ति पूजा के खंडन के बाद या जॉन डिग्बी के यहाँ से काम छोड़ने के बाद 1814 में आत्मीय सभा और 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में इन्होंने बाइबल के आधार पर एक किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। मतलब ये ईसाई धर्म से भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए होंगे, इसीलिए तो इन्होंने ईसाई धर्म के आधार पर किताब लिखी। कौन सी? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसके कारण इनके ईसाई मित्रों ने इन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न भी किया था। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1823 में जॉन डिग्बी, जिनके यहाँ इन्होंने दीवान के पद पर कार्य किया था, जॉन डिग्बी के प्रयासों से लंदन में हुआ। तो पुस्तक एक्चुअल में प्रकाशित हुई थी कहाँ? लंदन में।
1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी भी स्थापित की थी, जिसका संबंध समाज सुधारों से ही था। और ये जो संस्था थी यूनिटेरियन कमेटी, ये ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित रही है। अब चूंकि ये परिवर्तन चाहते थे और भारत का एक ऐसा समाज था जो परिवर्तन नहीं चाहता था, वह समाज या समाज का वह अंश जो परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो कहलाए कौन? रूढ़िवादी। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय की कटु आलोचना भी हुई है। रूढ़िवादियों ने इनकी आलोचना की तथा इस बात का प्रचार किया कि वे ईसाई बन जाएंगे। ईसाई बन जाएंगे क्योंकि ये समर्थन कर रहे थे ईसाइयों का, इसलिए इस बात का प्रचार हुआ कि राजा राम मोहन रॉय किसी न किसी दिन ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लौटते वक्त ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने एक ऐसा पूजा स्थल की डिमांड करी कि ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ये साथी ही थे राजा राम मोहन रॉय के, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसे पूजा स्थल की स्थापना की बात करी जो ना तो हिंदू हो ना ही ईसाई हो, ठीक है, की स्थापना करने पर बल दिया गया। तो कहना चाहिए कि ये जो थ्योरी है ब्रह्म समाज की, वो कॉन्सेप्ट आया है ताराचंद्र चक्रवर्ती व चंद्रशेखर देव से, लेकिन ये ब्रह्मो समाज स्थापित किया राजा राम मोहन रॉय, अर्थात परिणाम स्वरूप 20 अगस्त वर्ष 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कब? 20 अगस्त वर्ष 1828 को। प्रारंभ में इसे ब्रह्म सभा कहा गया, परंतु बाद में इसे ब्रह्म समाज नाम दिया गया। या जब ये स्थापित हुआ था तो ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था, बाद में इसे नाम दे दिया गया कौन सा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्वरूप तो भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। अद्वैतवादी विचारधारा हिंदू धर्म की एक पुरानी विचारधारा है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये लोग परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, इसलिए अद्वैतवादी की श्रेणी में रखा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त करके नवीन रूप प्रदान करना था। अर्थात हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन करना था। हिंदू धर्म के कुछ ऐसे कहना चाहिए चीजें थी जो जिसमें ये लोग परिवर्तन चाहते थे, और इनके परिवर्तन का जरिया बना क्या? ब्रह्म समाज। अर्थात ऐसे जितने भी हिंदू थे जो धर्म में परिवर्तन चाह रहे थे, वो सभी लोग ब्रह्म समाज के आधार पर साथ साथ में आए और इन्होंने परिवर्तन करने की मांग बुलंद कर दी। अब परिवर्तन किसमें चाह रहे थे? तो इस संस्था द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया गया। ठीक है। तो अलग अलग अवतारों का खंडन किया, बहुदेववाद जो प्रथा है, पुरोहितवाद जो प्रथा थी, इन तमाम सारी रूढ़ियों का खंडन ब्रह्म समाज के माध्यम से किया गया। अर्थात ऐसे जितने भी परिवर्तन चाहने वाले हिंदू थे, उन सभी हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म दिया किसने? ब्रह्म समाज ने। राम मोहन रॉय केवल धर्म सुधार तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने समाज के अंदर व्याप्त विभिन्न कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा आदि पर भी जमकर प्रहार किया। ठीक है, याद रखना कौन कौन सी प्रथाएं हैं। सती प्रथा है, बहु विवाह है, बहु विवाह मतलब बहुत सारी शादियां करना, बाल विवाह मालूम होगा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, ये तमाम सारी चीजें आपको मालूम ही होंगी, जो कहना चाहिए हमारे कल्चर का एक हिस्सा था। इन चीजों पर भी
एक कटु आलोचना प्रस्तुत करी थी राजा राम मोहन रॉय ने और इनके साइड इफेक्ट्स को बताया था। अंतरजातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर भी राजा राम मोहन रॉय ने विशेष बल दिया। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिलाने का भी इन्होंने प्रयत्न किया। इन्होंने तर्क बुद्धिवाद व मानववाद को सर्वाधिक महत्व दिया, अर्थात इन्होंने लॉजिक को प्रोत्साहित किया कि किसी भी चीज को किसी के कहने पर एक्सेप्ट मत करो, अपना तर्क लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ और फिर सोचो कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए इन्होंने तर्क बुद्धिवाद व मानववाद को सर्वाधिक महत्व दिया, जिसके लिए आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने प्रोत्साहित किया, आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। और एक डच व्यक्ति, डच कहाँ से आते थे? हॉलैंड से। डच व्यक्ति थे डेविड हेयर। डेविड हेयर की सहायता से वर्ष 1817 में कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है ये चीज़ कि 1817 में हिंदू कॉलेज में, ये हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था बंगाल में, राजा राम मोहन रॉय ने किया था, लेकिन किसकी सहायता से? डेविड हेयर की। और सॉरी इसी आधुनिक शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज भी स्थापित किया। तो इन बातों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय अब समाज सुधार के अतिरिक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने अलौकिक कार्य किए। राम मोहन रॉय को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता था। पत्रकारिता के क्षेत्र में अलौकिक कार्य किए। इन्होंने समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए भी जन जागरण किया। 1821 में इन्होंने बंगाली में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन को प्रकाशित किया। इसके साथ ही इन्होंने बांग्ला व्याकरण का संकलन किया, मतलब बंगाली भाषा की जो व्याकरण थी उसकी एक पुस्तक लिखी, तथा हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया। ठीक है, तो भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र की शुरुआत, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इन्होंने समाचार पत्रों की शुरुआत करी, लेकिन हाँ, समाचार पत्रों की आजादी के लिए इन्होंने जन जागरण का कार्य किया था। इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से किया। ये याद रखना, सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने जिस माध्यम को यूज किया था वो थी कौन सी? संवाद कौमुदी। सती प्रथा के विरोध की प्रेरणा इन्हें उस समय प्राप्त हुई जब वर्ष 1811 में इनके बड़े भाई जगमोहन का देहांत हो गया था और इनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, उन्हें सती होना पड़ा था। ठीक है, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है आपको कि सती प्रथा की आलोचना की प्रेरणा इन्हें कैसे प्राप्त हुई। तो इनके बड़े भाई थे जगमोहन, जगमोहन का देहांत हो गया था और जबरन इनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। इससे दुखी होकर इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और इस प्रथा के विरोध में इन्होंने समाजव्यापी आंदोलन चलाया, बहुत से लोगों को अपने साथ लिया और इनके इस आंदोलन से ही प्रेरित होकर उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया या गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो इनके समाज सुधार का जो इम्पैक्ट था वो अकेले हिंदुओं तक सीमित नहीं रहा था, अपितु गवर्नर जनरल तक पहुंच गया था। और इनके इस समाज सुधार आंदोलन का परिणाम ही ये निकला कि उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इस पूरी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था।
अब इसके आगे क्या किया है राजा राम मोहन रॉय ने, चलिए हम देखते हैं। धार्मिक समाज सुधार में अग्रणी होने के साथ ही राम मोहन रॉय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक भी थे। अर्थात आधुनिक भारत में राष्ट्रीयता की अलख जगाने वाला व्यक्ति राजा राम मोहन रॉय ही था। इसीलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की इच्छा की थी और अंग्रेजों के शोषण का विरोध किया था। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ अंग्रेजों का समर्थन ही किया है। अंग्रेजों का समर्थन अच्छे कार्यों में ही किया गया है, जबकि अंग्रेजों की जो शोषणात्मक पद्धतियां थी उसका पुरजोर तरीके से विरोध राजा राम मोहन रॉय ने किया। 1821 में जब नेपल्स क्रांति की विफलता हुई तो उससे वे दुखी हुए। नेपल्स क्रांति में भी शोषित वर्गों ने शोषण करने वाले वर्गों के अगेंस्ट में आंदोलन शुरू किया था, लेकिन शोषित वर्ग हार गया था। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय दुखी हुए थे। इसी प्रकार 1823 में जब स्पेनिश क्रांति सफल हुई, इसमें भी शोषित वर्गों ने शोषण करने वाले वर्गों के अगेंस्ट में आंदोलन किया था और शोषित वर्ग अपने आंदोलन में सफल रहा था, क्योंकि शोषित वर्ग ने अपने अधिकारों को समझा और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया और जीत हासिल की। इससे राजा राम मोहन रॉय काफी खुश हुए थे और इतने खुश हुए थे कि इन्होंने, कहना चाहिए, एक भोज का आयोजन किया था जिसमें अपने साथियों को इन्होंने खाना खिलाया था। कौन सी क्रांति की सफलता में? स्पेनिश क्रांति। समाचार पत्रों की आजादी के लिए 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरोध में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ठीक है, एडम्स का प्रेस अध्यादेश था जो प्रेस सेंसरशिप से संबंधित था। इसमें कहना चाहिए कि कोई भी देशी भाषा का जो समाचार पत्र था उसे वो क्या सामग्री छाप रहा है, उस सामग्री को पहले अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के सचिव से पास कराना होता था। ऑब्वियसली अगर वह सामग्री अंग्रेजों के विरुद्ध होगी तो अंग्रेज उसकी परमिशन नहीं देंगे कि इसे आप न्यूज़पेपर में छापो। इससे प्रेस की स्वतंत्रता का अच्छा खासा हनन हो रहा था। इसके विरुद्ध आवाज उठाई राजा राम मोहन रॉय ने और इसके लिए अपील दायर करी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। उस समय जो उसका स्वरूप तो हाई कोर्ट ही जैसा था, बस नाम था क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसके डिसीजन के विरुद्ध अपील इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। बाद में अपील खारिज होने पर इन्होंने प्रिवी काउंसिल में फिर से अपील की। प्रिवी काउंसिल का इंग्लैंड में हिंदू व मुसलमानों में भेद करने वाले जूरी एक्ट जो लाया गया था वर्ष 1827 में का भी इन्होंने विरोध किया। इस जूरी एक्ट के तहत अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो उसे मुस्लिम नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी, हिंदू आरोपी को हिंदू नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। अर्थात ये देश की एकता को खंडित करने वाला नियम था जूरी एक्ट, जिसका विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ समानता एवं विश्व बंधुत्व आदि पर भी विशेष बल दिया था। अब हमने अभी ये पढ़ा कि इनका नाम तो था राम मोहन रॉय, लेकिन राय राया की उपाधि इन्हें उस समय मिली जब इनके पिता श्री रमाकांत बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनका नाम आता है राजा राम मोहन रॉय। क्यों आता है तो वो भी समझिएगा। राजा राम मोहन रॉय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे।
पहले भारतीय जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे और भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पक्ष में अंग्रेजी सरदार के सामने रखा था। मतलब कहना चाहिए, समझिएगा आप लोग ध्यान से, अकबर द्वितीय जो उस समय के मुगल सम्राट थे, उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी और उनकी पेंशन का केस लड़ने के लिए ही राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड पहुंचे थे। कोई जाने को तैयार नहीं था, लेकिन अकबर द्वितीय की पेंशन का केस राजा राम मोहन रॉय ने लिया, जिससे खुश होकर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने ही उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। क्यों भेजा था? अपनी पेंशन के केस के सिलसिले में। उस समय एक मान्यता ये भी चलती थी कि अगर कोई भी भारतीय समुद्र पार करता है तो निश्चित ही उसका देहांत हो जाता है, और ये भी एक वितर्क भावना थी, मतलब कोई लॉजिक नहीं था इसके पीछे। मान्यता है, भारत मान्यताओं का देश कहलाता है, और इसी में सुधार करने के लिए प्रयासरत थे राजा राम मोहन रॉय। 27 सितंबर वर्ष 1833 को ब्रिस्टल, ये एक जगह है कहाँ, इंग्लैंड में मस्तिष्क ज्वर के कारण इनका देहांत हो जाता है। अब आप समझिएगा, जिस कुरीति के लिए राजा राम मोहन रॉय लड़ रहे थे कि समुद्र पार करने से किसी भी प्रकार से मृत्यु नहीं होती, लेकिन इनका देहांत हो गया था जब ये अकबर द्वितीय का केस लड़ने के लिए इंग्लैंड के ब्रिस्टल गए थे, और ब्रिस्टल में ही इनका देहांत हुआ था। अब इसको दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं हम, या विधि का विधान भी बोल सकते हैं, जो कुछ भी आप समझे, ठीक है। क्या कहें, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी है। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को युगदूत कहकर सम्मानित किया है। 1830 में ब्रह्म समाज का प्रन्यासकरण लिखा गया। मतलब इंग्लैंड जाने के पहले जो ब्रह्म समाज संस्था थी, उस संस्था का जो ट्रस्ट था, मतलब कहना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह संस्था कौन संभालेगा, ये चीज कहलाती है प्रन्यासकरण पत्र, कि राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किसके हाथों में होगा। इसका डिसीजन 1830 में ही कर दिया था राजा राम मोहन रॉय ने, और इस ट्रस्ट डीड के अनुसार राजा राम मोहन रॉय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने 2 शिष्य महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश को ब्रह्म समाज का संचालक नियुक्त किया था। कौन कौन से 2 लोग थे? महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश। उन्हें ये कार्यभार सौंपा था कि अगर किसी कारण राजा राम मोहन रॉय नहीं रहे तो ये लोग संचालन करेंगे ब्रह्म समाज का। और इन्होंने 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज का संचालन किया। किसने? महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश ने। अब अपन पढ़ते हैं कि इस ब्रह्म समाज का विस्तार कैसे हुआ। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, एवं पंडित रामचंद्र विद्यावगीश ने संभाला। इसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने 21 दिसंबर वर्ष 1843 को ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद 2 लोगों ने ब्रह्म समाज का संचालन किया, द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश ने। फिर कुछ समय बाद द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र
देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के संचालन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ब्रह्म समाज में नव प्राण का संचार और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को ही जाता है। ठीक है, मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का स्वरूप परिवर्तित किया और इसे स्थापित कर दिया ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में। तो ये चीज याद रखना कि द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र थे कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के ही उत्तराधिकारी हुए हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी फैमिली ही कहना चाहिए विद्वानों का स्वरूप रही है, विद्वानों का घर रही है। इससे पूर्व मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर जब ब्रह्म समाज से जुड़े उससे पहले क्या करते थे? तो इससे पूर्व देवेंद्रनाथ ने कलकत्ता के जोरासाकी, एक स्थान था कलकत्ता के जोरासाकी में, तत्व रंजनी सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा थी ये? तत्व रंजनी सभा स्थापित कर चुके थे, जो बाद में वर्ष 1839 में रूपांतरित होकर तत्व बोधिनी सभा के रूप में सामने आई। बहुत से एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में आने से पहले तत्व रंजनी सभा के मुखिया थे, तत्व रंजनी सभा स्थापित की थी और 1839 में यही तत्व रंजनी सभा तत्व बोधिनी सभा के रूप में परिवर्तित हुई। इसके अतिरिक्त देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही बंगाली भाषा में तत्व बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह पत्रिका आगे चलकर ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका बन गई। कौन सी? तत्व बोधिनी पत्रिका। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर का ये जो प्रयास था तत्व बोधिनी सभा, वो आगे जाकर ब्रह्म समाज में ही मिल गया। इनके अन्य प्रमुख संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सभी लोग साथ में मिलकर तत्व बोधिनी पत्रिका का संपादन करते थे। अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण बोस तथा राजेंद्र लाल मित्र। ब्रह्म समाज के सदस्यों को विज्ञान तथा धर्म शास्त्रों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से तत्व बोधिनी स्कूल भी स्थापित किए गए। मतलब हर चीज के पीछे लॉजिक होता है और लॉजिक को कैसे समझा जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ब्रह्म समाज के जो सदस्य हैं वो लोग विज्ञान और धर्म शास्त्र को एक ही पायदान पर रखकर तोले, और विज्ञान किस प्रकार से धर्म शास्त्र से संबंधित किया जा सकता है इसकी शिक्षा देने के लिए 1840 में शुरुआत हुई किसकी? तत्व बोधिनी स्कूल्स की। और इस तत्व बोधिनी स्कूल के सदस्य भी लगभग वही थे जो लोग तत्व बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करते थे, जैसे राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्यारे चंद्र मित्र, ताराचंद्र चक्रवर्ती, अक्षय कुमार दत्त आदि। अक्षय कुमार दत्त इन्हीं स्कूलों के शिक्षक भी थे। अर्थात क्या सिखाया जाता था तत्व बोधिनी स्कूलों में? विज्ञान और धर्म शास्त्र को एक ही पलड़े में रखकर कहना चाहिए मेजरमेंट किया जाता था। धर्म, क्योंकि अगर विज्ञान की शिक्षा होगी तो व्यक्ति धर्म शास्त्रों में जो अंधापन है उसको बहुत ही बारीकी से समझेगा। अब एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है ब्रह्म समाज में जो ब्रह्म समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, और वो है हमारे केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया। एक्चुअली अलेक्जेंडर डफ बहुत कुछ अगेंस्ट में लिखते थे भारतीय संस्कृति के बारे में, जिसका जवाब दिया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कैसे दिया था? तो इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक एक धार्मिक पुस्तिका का संकलन किया। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने।
और पूजा की ब्रह्म स्वरूप अर्थात ब्रह्मोपासना आरंभ कर दी। मतलब जो पूजा पाठ की पद्धति है उसको एक नया स्वरूप दिया किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1857 में टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की और उन्हें ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया और स्वयं पूरा कामकाज केशव चंद्र सेन के सुपुर्द करके वे पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑब्वियसली धर्म आदि के विषय में सच क्या है इसके स्वरूप को खोजने के लिए, धर्म शास्त्रों का और बारीकी से अध्ययन करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर चले गए पहाड़ी क्षेत्रों में और ब्रह्म समाज के संचालन की पूरी बागडोर दे दी गई केशव चंद्र सेन के हाथों में। अब केशव चंद्र सेन के समय ब्रह्म समाज का विस्तार और लोकप्रियता दोनों में व्यापक वृद्धि हुई। बहुत प्रयास किए ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार के लिए किसने? केशव चंद्र सेन ने। जैसे इसकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल से बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई एवं मद्रास में खोली गई। ठीक है, शाखाएं स्थापित करना शुरू करी केशव चंद्र सेन ने, जिससे कि इनकी विचारधाराएं भारत के अन्य इलाकों में भी प्रसारित हों। 1865 में अकेले बंगाल में ही ब्रह्म समाज की 65 शाखाएं खोली गई थी। केशव चंद्र सेन ने जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुए। कहना चाहिए कि ईसाई संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव था केशव चंद्र सेन के ऊपर, लेकिन अकेली ईसाई पद्धति का नहीं, उस समय अलग अलग धर्मों की ऐसी सभी पद्धतियां जो लोगों के लिए हितकारी हों, उन सभी पद्धतियों को ब्रह्म समाज की उपासना पद्धति में केशव चंद्र सेन ने शामिल करना शुरू किया, जिससे अकेले हिंदू ही नहीं अलग अलग धर्मों के लोगों ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। इनके अति उदारवादी व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म समाज में ईसाई, मुस्लिम, पारसी आदि की धर्म पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा। मतलब अब ये सिर्फ हिंदुओं की संस्था ना रहकर अन्य धर्म के अनुयायियों की भी संस्था हो गई। अर्थात जो मूल उद्देश्य था ब्रह्म समाज का, उससे ब्रह्म समाज थोड़ा थोड़ा भटकता जा रहा था। 1865 में जब देवेंद्रनाथ टैगोर को इन चीजों की भनक लगी तो देवेंद्रनाथ टैगोर से टकराव हो गया किसका? केशव चंद्र सेन का। परिणाम स्वरूप न्यासी मतलब ट्रस्टी, क्योंकि ट्रस्टी तो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। मालिक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ट्रस्टी होने के कारण इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से पदच्युत कर दिया। पदच्युत कर दिया मतलब हटा दिया। इस प्रकार ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी 1865 में। केशव चंद्र सेन ने ही व्यापक प्रचार प्रसार किया और अनुयायी इसलिए जोड़े क्योंकि इन्होंने बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण रखा, जिससे अन्य धर्म के लोग भी ब्रह्म समाज में शामिल होने लगे। परंतु ब्रह्म समाज जो कि हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहता था, वो अपने ही उद्देश्यों से भटकता जा रहा था। इसीलिए देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे, उनको जब इस बात की भनक लगी, उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से पदच्युत कर दिया। अब फूट के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का जो संगठन था, जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज था, वो ब्रह्म समाज ही कहलाया। उसका नाम परिवर्तित नहीं हुआ। जबकि केशव चंद्र सेन का संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया। आ रही है बात समझ में? क्योंकि केशव चंद्र सेन भी फेमस तो हुए थे ब्रह्म समाज से ही, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया क्या, या अपने संगठन का नाम रख दिया क्या? आदि ब्रह्म समाज, जो बाद में 1867 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म समाज अपने को हिंदू धर्म का ही अंग बताता था, जबकि केशव चंद्र सेन वाला भारतीय ब्रह्म समाज
अपने को सभी धर्मों के समान समझता था। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते कि कट्टर हिंदूवादी हो गया था क्या, ब्रह्म समाज, जबकि उदारवादी था भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बागडोर थी देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में, जबकि आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की बागडोर थी केशव चंद्र सेन के हाथों में। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए तथा 6 महीने प्रवास कर वहां पर 70 व्याख्यान दिए। 6 महीने रहे और वहां पर 70 से ज्यादा उपदेश दिए। आचार्य केशव चंद्र सेन ने वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी की प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन भी किया था तथा मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज इन्हीं की प्रेरणा से स्थापित किए गए थे। 1872 में इनके प्रयासों से ही ब्रह्म मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा बाल विवाह एवं बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया था। याद रखना, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। लेकिन कहना चाहिए कि कानून पारित कराने में, अर्थात बाल विवाह विरुद्ध कानून और बहुपत्नी विवाह विरुद्ध कानून पारित कराने में सबसे बड़ा योगदान केशव चंद्र सेन का था, परंतु केशव चंद्र सेन ने ही इसी कानून का उल्लंघन भी किया। कैसे? इन्होंने ही इस एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी एक अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करा दिया। पुत्री अल्पायु थी और राजा जो है अधिक आयु का था, जिसके कारण इनकी प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। जो नौजवान लोग थे उन्होंने इनके अगेंस्ट में जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए एक बार फिर ब्रह्म समाज का विघटन हो गया। युवा सदस्य आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1878 में स्थापित हुआ क्या? साधारण ब्रह्म समाज। क्योंकि आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री दोनों युवा सदस्य थे केशव चंद्र सेन के आदि ब्रह्म समाज के ही, लेकिन केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज के उद्देश्यों से भटककर पहले तो उदारवादी दृष्टिकोण रखा, दूसरी तरफ जिन चीजों के लिए लड़ा उन्हीं का ही उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अर्थात अपने प्रयासों से बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को विधि विरुद्ध तो घोषित करवा दिया, परंतु इसी कानून का उल्लंघन भी करना शुरू किया था। यह उल्लंघन कर दिया था किसने? केशव चंद्र सेन ने। इसीलिए जो युवा सदस्य थे जो इसके अगेंस्ट में थे, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने, वो इस आदि ब्रह्म समाज से अलग हुए और उनके द्वारा स्थापित समाज हुआ क्या? साधारण ब्रह्म समाज। और आनंद मोहन बोस स्वयं इस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। इसके अन्य सदस्य थे शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसके साधारण ब्रह्म समाज के। अब केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा व पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया था। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज ने भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू, प्रवेश जैसी पुस्तकों का प्रकाशन किया। दुर्भाग्यवश 1884 में केशव चंद्र सेन का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर, जो कि एक बहुत बड़े अंग्रेजी विद्वान थे, मैक्स मूलर ने कहा था कि आज भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। तो इस प्रकार
केशव चंद्र सेन का जो योगदान था वो अतुलनीय था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती के, जिसके लिए इन्होंने लड़ाई करी, जिसके लिए इन्होंने युद्ध किया, युद्ध या मतलब कहना चाहिए युद्ध ही तो था, जिसके लिए इन्होंने लड़ाई करी, ये जिससे कहना चाहिए कि कुरीतियों को इन्होंने विधि विरुद्ध घोषित करवाया, उन्हीं कुरीतियों का अनुसरण भी केशव चंद्र सेन ने किया। इसीलिए इनकी प्रसिद्धि में कमी आई और ब्रह्म समाज का दूसरी बार विघटन भी हुआ। आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप वो डाउट ज़रूर लिख दीजिएगा। कोई भी क्वारी हो तो वो क्वारी भी आप लिख दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वारी का समाधान करने का प्रयास करूँगा। आई होप सो आप लोग इन चीज़ों से या इसका रिवीजन आप बार बार करेंगे। और डाउट्स का मैंने बता दिया। और हाँ, हालांकि ये चीज़ आपको लेक्चर की शुरुआत में बता दी गई होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि खरे क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई होगी। वहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रयास आपको हेल्पफुल रहे। हेल्पफुल तभी रहेगा जब आप रेगुलर रिवीजन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।